गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है वही कल की तरह आज हम लोग 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इन क्वेश्चनों को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप खुद स्वयं जो है अपने इस पेपर से जो है रोजाना आप मूल्यांकन करते हो, तो आज भी जो है इसी तरीके से आप मूल्यांकन करोगे और फाइनल्स में आप अपने जो है वो नंबर जो है वो शो करना है। बराबर, ओके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है आप लोग जल्दी से अपनी लाइव क्लासेस में आ जाइए, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, चलो ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी पित्तरस, ऑप्शन सी पसीने में, ऑप्शन डी लार में। तो जल्दी से अपने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दो कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो जल्दी से इसके बारे में जो है वो आंसर दो। बराबर, ओके, हाँ जी, ओके, चलो ठीक है। तो जल्दी से आंसर दो भाई। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है, आप जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में पाया जाता है? वो सामान्यतः जो है वो रक्त में पाया जाता है। बराबर ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन यानी कि HB, इसको हम लोग जो है अपन श्वसनीय वर्णक भी बोलते हैं। श्वसनीय वर्णक, हीमोग्लोबिन को हम लोग जो है वो श्वसनीय वर्णक भी बोलते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो अपने शरीर में जो है वो ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है? स्थानांतरण करता है, जिसके कारण वो क्या बनता है? HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। राइट है ना? यस, तो ऑप्शन नंबर ए यानी हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है और इसे हम लोग श्वसनीय वर्णक कहते हैं। बराबर, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अंतःपर्दवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल स्थित होता है। अंतःपर्दवीय जालिका का जो जाल जो होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। कहाँ होगा? जल्दी से आंसर दो भाई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपर्दवीय जालिका का जाल स्थित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि अंतःपर्दवीय जालिका जो होती है वो हमारे कोशिका में होती है और यही कोशिका में एक केंद्रक होता है, सेंट्रियोल। इसके चारों तरफ जो है वो अपने नलिकाओं के समान जो है वो संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। खुरदरी जो होती है ये जो होती है इसकी ये रोम होते हैं और इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। बराबर ना, इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन का जो है वो निर्माण करना होता है। ठीक है, ओके। तो केंद्रक में, केंद्रिका में या कोशिका द्रव्य में या गुणसूत्र में? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्र तक के बीच के स्थान को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं और इसके बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा जो ये अंतःपर्दवीय जालिका है वो यहाँ है, मतलब कि इसके बीच में ये केंद्रक झिल्ली और इसकी कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के बीच में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि हमारे यानी कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो है ये पाया जाता है। बराबर ना, ये अंतःपर्दवीय जालिका जो होती है वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाई जाती है। बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। राइट, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के केंद्र की खोज जो है वो किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन सी फेंटा एंड ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? केंद्रिक कोशिका में केंद्र की खोज जो है वो किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि कोशिका में जो है
वो केंद्र की खोज जो है वो सामान्यतः जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल्स की खोज की थी। ओके, कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो कोशिका में उपस्थित केंद्र की खोज जो है वो की थी। बराबर ना? यस। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, कौन सी अस्थि जो है वो मानव शरीर में सबसे लंबी है? अंतःप्रकोष्ठिका, प्रगिंडा, या उरु अस्थिका, या फिर अंतःजीविका? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दो। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बराबर ना? तो आपको पता है कि हमारे शरीर की जो है वो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर, और हम लोग फीमर को जो है वो किस नाम से जानते हैं? उरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, उरु अस्थि यानी कि फीमर। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर यानी कि उरु अस्थि है, बराबर। यस, आगे चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 114, 206, 253 और अनिश्चित कितनी होती है? तो जल्दी से आंसर दो। वयस्क मानव शरीर में जो है वो हड्डियों की संख्या होगी, कितनी होगी? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो जल्दी से आंसर दो भाई, कितनी हो गई? 5 नंबर में आंसर दो, कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो सामान्यतः 206 होती है, बराबर ना? ओके, नवजात शिशु की अगर मैं बात करता हूँ तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 प्लस होती है। और अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर कौन है ये? नवजात शिशु, नवजात शिशु, नवजात शिशु की बात करता हूँ तो इसमें 300 प्लस होती हैं, और बच्चों की बात करता हूँ तो इसमें जो है लगभग अपने धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, 206 से अधिक, है ना, 206 से अधिक होती हैं। और जब हम लोग अपनी बात करते हैं यानी कि वयस्क, वयस्क में जो है कितनी हो जाती है? धीरे धीरे 206 होती है, बराबर ना? ओके, ठीक है, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ का टुकड़ा जिसके अंदर एक पत्थर जमा है पानी से भरे कांच के बर्तन में तैरता है, जब बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? तल ऊपर उठेगा, तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तल नीचे गिरेगा, या कुछ पानी बाहर बह जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन से यह कह रहा है कि अगर एक पानी से भरा हुआ एक टब है, उसके अंतर्गत अगर मैं बर्फ डालता हूँ तो पानी के तल में क्या होगा? पानी का तल ऊपर आएगा, या वही रहेगा, या नीचे बैठ जाएगा, या पानी जो है वो टब से जो है वो बाहर आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता ही है कि बर्फ को हम लोग पानी में डालते हैं तो बर्फ का जो अधिकांश जो पार्ट होता है वो क्या रहता है? नीचे की तरफ रहता है, यानी कि 9/10 रहता है। ऊपर की तरफ जो है 1/10 रहता है। और तो मैं ये कहूँगा कि वो पहले से ही जो है स्थान ले लेता है, इसलिए तल के जो है वो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तल में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट? ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 7, हास्य यानी कि हंसाने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस जो है वो कौन सी है? यानी कि हास्य गैस जो होती है वो हम लोग किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दो। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर अमोनिया? यानी कि हंसाने वाली गैस जो होती है वो हम लोग किसको कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जो है आंसर दो। क्या होगा इसका आंसर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा? ओके, तो हंसाने वाली गैस को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, बराबर ना? यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, यस,
तो हंसाने वाली गैस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका उपयोग सामान्यतः जो है डॉक्टर के द्वारा एनेस्थीसिया के इलाज में भी जो है वो किया जाता है, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 8, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने वाली भी बात है सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन इसमें स्टूडेंट जो है गलती कर लेता है। कहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, ये लाइंस का ये वर्ड जो है वो ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी अनुपात में। अगर यहाँ पे मैं कहता निश्चित अनुपात में, जब यहाँ निश्चित लिखा हुआ होता तो कुछ आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है किसी भी अनुपात में। तो प्यारे विद्यार्थियों किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो हम कहेंगे कि वो मिश्रण है, कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर हम लोग किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है, लेकिन उसे हम लोग अगर निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। ओके, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है भाई, जल्दी से देखो भाई, समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है तब अच्छी बात है, बराबर ना। यस, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वो मिश्रण बनेगा, और निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो यौगिक बनेगा। आई बात समझ में ना। तो इस लाइंस में ये चीज जो है वो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे अगर निश्चित लिखा हुआ आएगा तो यौगिक होगा, और किसी भी अनुपात में आएगा तो हमारा आंसर जो है वो मिश्रण हो जाएगा, बराबर। यस, आगे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, वो देखो। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की कितनी अवस्था को, चौथी अवस्था जो है वो कौन सी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ को भौतिक और रासायनिकी के आधार पर जो है वो वर्गीकृत किया गया है। भौतिकी के आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और VAC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होता है, बराबर ना। तो इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि अपने पदार्थ की जो चौथी अवस्था जो होती है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो प्लाज्मा हो जाएगी। प्लाज्मा को हम लोग जो है अपने पदार्थ की जो है वो चौथी अवस्था कहेंगे, राइट है ना। यस, तो प्लाज्मा को हम लोग जो है वो अपने पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहेंगे प्लाज्मा को, बराबर ना। यस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, चलो ठीक है भाई, है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो सबसे अधिक होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा, जल्दी से आंसर दो भाई। कि पृथ्वी के केंद्र पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, ध्रुवों पर होगा, या एवरेस्ट की चोटी पर होगा। कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, जल्दी से आंसर दो भाई। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर होगा। ओके, हाँ जी, बहुत अच्छा। कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक जो होता है वो सामान्यतः ध्रुवों पर होता है, ये चीज ध्यान में रखना। विषुवत रेखा पर जो है वो सामान्यतः क्या होता है, कम होता है, और केंद्र पर हम लोग कहते हैं कि केंद्र पर जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसका मान जो है वो बढ़ता जाता है। नहीं, गुरुत्वीय त्वरण का सबसे अधिक मान जो होता है वो सामान्यतः ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, बराबर ना। यस, आगे की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 गैलन में जो है वो कितने लीटर होते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दो। 1 गैलन इज इक्वल टू कितने लीटर होगा, 1 गैलन में जो है वो कितने लीटर होता है, तो जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो भाई। 1 गैलन में जो है वो कितने लीटर होता है, तो जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा।
1 गैलन में जो है वो कितने लीटर होते हैं भाई, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का आंसर जो है वो आ रहा है, लगभग सही आंसर आ रहा है सी, यानी कि 1 गैलन में जो है वो 3.78 लीटर होता है। 3.78 लीटर, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 जो है वो लीटर होगा, बराबर ना। यस, चलो आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गति का तीसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण है ये भाई, जल्दी से अपने जो अपने टेक्निकल वाले हैं ना वो आंसर इसका बताइए। टेक्निकल वालों को थोड़ा पता होगा, बाकी हमारे जीडी में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। गति के नियम तो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि कौन से है, बराबर। तो इसमें बताना है कि गति का तीसरा नियम जो है वो कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दो भाई, गति का तीसरा नियम। टेक्निकल वाले जल्दी से आंसर भेजो इसका, बराबर ना। ओके, जल्दी से भाई टेक्निकल वालों इसका आंसर बताओ। तो गति का जो हमारा तीसरा जो समीकरण है वो कौन सा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये गति का जो है कौन सा नियम है, गति का तीसरा नियम है, बराबर ना। यस, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से हैं, देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। ठोस का जो है वो सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा। तो ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, प्रशीतक कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है, या फिर रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा कि ठोस का सीधा जो है वो अपने जल्दी से आंसर दो। ठोस का सीधे गैस में बदलना है, ये कोई वस्तु जो है वो ठोस अवस्था में है, वो सीधे जो है वो किस में परिवर्तित हो रही है, गैसीय अवस्था में हो रही है, बराबर ना। इसमें द्रवीय अवस्था जो होती है वो होती नहीं है, ठीक है ना। तो ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा किस में आती है, ठोस में आती है। तो वो कौन सा होता है, जल्दी से आंसर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा, जल्दी से आंसर दो, इसका क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने जो है बिल्कुल करेक्ट भेजा है, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलना जो है वो सब्लिमेशन कहलाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, सारे इसी के तो एग्जाम्पल है। अपने एग्जाम में अगर आता है, मान लो कि नमक प्लस कपूर, इसका जो है वो शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, क्योंकि कपूर को हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस होती है, ठोस से सीधे किस में बदल जाती है, गैस में। गैस में होकर के ये वापस यहाँ ऊपर हम लोग किसी प्लेट के ऊपर जो है इसको हम लोग वापस ठोस में परिवर्तित कर लेंगे, आई बात समझ में। और नमक जो है वो पीछे रह जाएगा। तो नमक प्लस कपूर के जो मिश्रण होता है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है वो शुद्ध करते हैं, बराबर ना। यस, नेक्स्ट हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपनी आज की क्लास का रहेगा, यानी कि 14 नंबर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा बराबर जो है वो होता है 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा बराबर जो है वो कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बराबर ना। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक हमारे पास में होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। अपनी व्यावसायिक भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ये चीज़ जो है वो अपने ध्यान में रखनी है, बराबर ना। ओके, इसका मान होता है 36 × 10 की पावर 5 होता है, या फिर 3.6 × 10 की घात जो है वो 6 होता है, बराबर ना। इसका 1 किलोवाट घंटा का। अब हमें बताना है कि 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है। वाट जो होता है वो सामान्यतः जो है वो शक्ति का मात्रक है, इतना तो आप सभी को जो है वो पता ही है, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से भेजो।
तो भाई जल्दी से आंसर दो भाई, 1 वॉट घंटा बराबर जो है वो कितने के होंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 वॉट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चंस 14 नंबर क्वेश्चंस जो है मैं आपको आज अपनी क्लास में जो है ये मैं आपको जो है 14 नंबर क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में देता हूँ आज ही। इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में देना। कई दिनों से मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो मुझे होमवर्क भी देना चाहिए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे जो है वो बताना है, बराबर ना? ओके, 1 किलोवाट घंटा मैंने बता दिया है 36 इंटू 10 की पावर 5 या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है यूनिट। अब मुझे वॉट में परिवर्तित, वॉट में बहुत सिंपल है, इनमें से आंसर है, बराबर ना? आगे चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न में से विद्युत का सुचालक है कौन सा है? विद्युत का सुचालक जो है वो कौन सा है? इनमें से बताओ विद्युत का जो सुचालक है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या है विद्युत का सुचालक? इनमें से कौन सा है? चीनी, मिट्टी, शुष्क वायु, कांच या फिर पारा? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको पता होगा कि विद्युत का जो सुचालक जो होता है वो कौन है? चीनी, मिट्टी? जी नहीं, आपको पता होगा कि सिलिका जो होती है, मिट्टी जो होती है वो अपनी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, बराबर ना? शुष्क वायु जो होती है ना, शुष्क वायु हमेशा उष्मा और विद्युत दोनों की जो है वो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। विद्युत की कुचालक होती है, दोनों की कुचालक होती है। ये बात समझ में? तभी तो आपको पता है आप स्वेटर पहनते हो तो आपको जो है वो सर्दी नहीं लगती, क्योंकि आप स्वेटर के बीच में जो छेद होते हैं छोटे छोटे उसमें जो है वायु भरी रहती है। तो वो वायु क्या होती है? उष्मा और विद्युत, उष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर जो है अंदर जा नहीं पाता है, बराबर ना? इसके लिए ओके। कांच, आपको पता है कांच जो होता है ये भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। पारा है, आपको पता है मरकरी जो है वो सामान्यतः आपको पता है एक प्रकार की जो है वो धातु है और सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इतना तो आपको जो है वो पता ही है। सिर्फ एक को छोड़कर वो है लेड यानी कि सीसा, बराबर ना? यस, तो अपनी क्या हो जाती है? पारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में हम लोग आज के हमारे ये 15 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। जल्दी से आप अपना एक बार जो है वो रिजल्ट शो कर दो, फिर हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है आज हम लोग पूरी करते हैं, बराबर ना? ओके, हाँ भाई, चलो ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो क्लास हम लोग आज की क्लास को अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे। अच्छा, सभी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।